Good noon, everyone. Please welcome our worthy chairman, sir, Mr. Surya Prakash Khatri, sir. Please give him a good, huge round of applause. Now I would like to introduce myself first. I am Rajesh Mishra, Honorary Secretary, Bar Council of Delhi. We have with us our chairman, as I said, our chairman, Mr. Surya Prakash Khatri, sir. Please give him a huge round of applause. Now we have with us our vice chairman, Mr. Sanjeev Nasyar, sir. Please welcome him by giving a huge round of applause. We have with us one of the most veteran senior Bar Council member, Chairman, Enrollment Committee, Mr. O.P. Faizi is with us. Please welcome him by giving a huge round of applause. Now we have another member of Enrollment Committee, Mr. Rakesh Sherawat, sir. He is also former Chairman Bar Council Delhi. So please welcome him by giving a huge round of applause. Now we have another member of Enrollment Committee, Mr. R.S. Goswami, sir, who is also former Chairman Bar Council of Delhi. Please welcome him by giving him a huge round of applause. Now our chairman sir has to rush from here, so I would like to call upon our chairman sir to address all of you. Please listen him very carefully because it is very valuable, his inputs. So I hope so you will, whatever he is saying, you will try to adhere. Honorable Chairman Enrollment Committee, Mr. O.P. Faizi ji, आपको लगा होगा कि O.P. फैजी जी हैदराबाद से आए हैं। नहीं, शायर नहीं है O.P. फैजी जी। O.P. फैजी जी ओम प्रकाश गर्ग हैं। तो फैजी से कैसा लगता है आपको कि किसी बहुत बड़े गजल वाले से बात हुई है? तो ये हमारे भीष्म पिता हैं। हमारे वाइस चेयरमैन मिस्टर संजीव नस्यार, हमारे राकेश शेरावत, फॉर्मर चेयरमैन कमेटी, एनरोलमेंट कमेटी मेंबर, हमारे R.S. गोस्वामी जी, जो अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से, जब आप इनकी बात सुनोगे तो आप शायद मुझे भूल जाओगे, बाकी सबको भूल जाओगे, पर इनको नहीं भूलोगे, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे शुद्ध भाषण इन्हीं का होता है। और इनके भाषण में, वैसे इनका जो खानदानी पेशा था शादी कराने का था। मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं है, किसी बंधन को जोड़ना कोई छोटी बात तो नहीं है। मतलब कि फैमिली इनकी जो पंडितों की, तो इनके यहाँ पे जो ब्राह्मण है उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं गोस्वामी जी, लेकिन इनके कर्म जो हैं अभी फिलहाल के कुछ 40-45 हजार डाइवोर्स कराए इन्होंने। So he is one of the most, you can say, is a prominent lawyer in family law matters. So आप इनकी शक्ल ध्यान से देख लीजिएगा। So हमारे बीच में जो है हमारे सेक्रेटरी साहब हैं राजेश मिश्रा जी, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छा पूरे बार काउंसिल को संभाल के रखा हुआ इन्होंने। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा फॉर्मल सी ड्रेस में अक्सर यहाँ आ जाता हूँ, और आप लोग बड़े अच्छे, बड़ी तहजीब से आए हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आप आज वकील बनने जा रहे हैं। आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और अक्सर ऐसा होता है मुझे लास्ट में बोलना होता है, लेकिन मैं आज ज़रा जल्दी बोल के निकलूँगा। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे सिर्फ एक बात बता दो। आज आप सब लोग यहाँ आने से पहले सुबेरे अपने माँ बाप के चरण किस किस ने छुए थे? हाथ खड़ा करो। माँ बाप से, हाँ, ईमानदारी से। तो आप कभी भी अच्छे वकील नहीं बन सकते। नहीं, और वो भी नहीं बन सकते जिन्होंने हाथ नहीं उठाया। तो जिन्होंने सुबेरे अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया, उनको आप सब, हम लोग तो आशीर्वाद देंगे ही देंगे,
और जिन्होंने नहीं लिया है उनसे मैं आग्रह करता हूं कि जाके अपने माँ और पिता दोनों से आशीर्वाद जरूर लेना। अगर लिया तो समझ लो कि आप सब अच्छे वकील बनोगे, और जिसने नहीं लिया तो उसके साथ मेरी कोई सिंपैथी नहीं है। अब आप कहोगे कि आपको क्या पता हम लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन आपका मन तो जानता है ना कि चेयरमैन बार काउंसिल ने क्या कहा था और आपने किया और नहीं किया। बेटा जिंदगी में एक चीज याद रख लो, ये वकालत आपने 10th पास कर 5th पास करके 10th पास कर ली, लॉ ग्रेजुएट हो गए आप, जब तक आप अच्छे इंसान नहीं बनोगे कभी अच्छे लॉयर नहीं बन सकते। और आपकी वकालत 4 पॉइंट्स में होनी चाहिए, और नोट कर लो ये 4 पॉइंट्स हैं। पुअर्स, जो गरीब लोग हैं उनके लिए तुम्हारा दिल धड़कना चाहिए, गरीब लोगों के लिए। दूसरा, जब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ जाए और जब आप थोड़ी सी ऊंची दर्जे पे आ जाएं तो यूथ के लिए आपका जो नया यूथ है, जैसे आज आप यूथ हैं तो मेरा दिल धड़क रहा है, मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूं कि मैं आपके लिए क्या कर दूं, इसलिए ये मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं। तो जब यूथ है उसको कभी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज आप सब लोगों के मनों में क्या चल रहा है उसको आई कैन मेक आउट, बिकॉज मेरे घर में बेटियां हैं, मेरे पास बेटा भी है, और मेरे घर में एक बेटी लॉयर है, एक बेटा वकील, दोनों को मैं जानता हूँ। और वो किस दौर से किस संघर्ष से निकलेंगे वो भी मैं समझता हूँ। और जब हम सब लोग तुम्हारी एज में थे और हमारे साथ के लोगों ने जिस तरीके से काम किया है, मेरे को वो दौर भी याद है, और मुझे भी याद है, सबको याद है। तीसरा, किसान। इस देश की 70% आबादी किसानों की है, और अगर किसान आज सीमेंट ना बने, लोहा मत बने, प्लास्टिक ना बने, कारपेंटर का काम ना हो, मैं कहता हूं सारे काम भी बंद हो जाए, लेकिन अगर किसान है, आप रह सकते हो, आप सब चीजों के बगैर रह सकते हो, मोटर कार के बगैर रह सकते हो, टीवी के बगैर रह सकते हो, मोबाइल के बगैर रह सकते हो। क्या आप बगैर खाना खाए रह सकते हो? कोई रह सकता है क्या? तो अन्नदाता कौन है? कौन देता है इस देश को? किसान। अन्न कौन देता है? किसान देता है। तो कभी भी किसान के प्रति आप लोगों ने उसका सम्मान रखना है। किसी ने नहीं बताइए, कभी किसी ने ये बात आपको अभी तक? आपको बताइए, वैसे बाकियों को नहीं बताइए, नहीं बताइए ना। ये बेसिक चीज है, इस देश के 4 पिलर हैं ये। और सबसे आखिरी पिलर में आपको आज मैसेज देके जा रहा हूं, नारी रक्षा, नारी शक्ति। हमेशा नारी की रक्षा करनी है, नारियों ने तो करनी है। वैसे सबसे ज्यादा नुकसान नारी को नारी से ही होता है, आदमी से कभी खतरा नहीं होता, तो अपने को कंट्रोल रखना। लेकिन जो बाकी के जो लोग हैं, जो युवा मेरे अभी अपकमिंग है, दे यू ऑल शुड रिस्पेक्ट, क्योंकि आज आप सब लोग इतनी बेटियों को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं रुक जाऊं, लेकिन somehow मेरा कोई इंटरव्यू है, जैसे आपका यहाँ इंटरव्यू है, मेरा कहीं और है। तो वो उनकी कोई मशीन खराब हो गई थी इंटरव्यू लेने वाली, तो उनका फोन आ गया अभी कि जी वो मशीन ठीक हो गई है, तो मुझे अभी पहुंचना है। सो मैंने ये 4 चीजें आपको बताई हैं, और सबसे पहली चीज क्या बताई है? पेरेंट्स। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अगर आपके अंदर ये बात आ गई कि हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप समझ लो कि आप सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बेकार है, जीवन ही बेकार है। मैं आज भी आई लॉस्ट माई पेरेंट्स, बट स्टिल मैं मॉर्निंग में जब उठता हूं सबसे पहले मैं अपने फादर और अपनी मदर को याद करता हूं,
तब मैं पैर जमीन पे रखता हूं। आज के जीवन के अंदर सबसे बड़ा जो हमारा नुकसान है, हमारी फैमिलीज टूट रही हैं। हमें उस पे गौर करना है। आपको क्या लगा, चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली आपको सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी या न्याय साक्ष्य संहिता या भारतीय न्याय संहिता ये मैं नहीं पढ़ाने वाला, मैं मॉरल्स पढ़ाता हूँ। और आप कितना ही पढ़ लो बस सब कुछ, अगर आपके मॉरल्स नहीं है ना तो ये किताबें सब बेकार है। पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मेरा संदेश यही है, एज ए चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, कभी भी डरना नहीं है, डरना कभी भी नहीं है। और न्याय दिलाने के लिए आपको किसी भी हद तक जाना पड़े, आपने जाना है। और सब लोगों ने, जितने भी लोग हैं, और दिल्ली में 1,70,000 लॉयर्स का जो क्लब है उसको आप लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं। आपके पीछे कितने लोगों की ताकत है? 1,70,000 वकील दिल्ली के। पूरे हिंदुस्तान में कितने वकील हैं? कितने होंगे शराब साहब? नियर अबाउट 30 लाख हो गए। 25 लाख तो पहले थे, 30 लाख, 30 लाख वकील आपके पीछे खड़ा है। तो आज आप क्या थे बेटा, आपका क्या नाम है? अभी तक ये अंजलि सिंह भी थी, आप ये वकील साहिबा हो गई हैं। और ये मरते दम तक, जब तक ये जिंदा है, कोई भी इनको ये नहीं कह सकता कोई वकील इधर, मतलब कमिश्नर पुलिस, इवन प्राइम मिनिस्टर कहेगा वकील साहब बैठे। और जब आप लोग कहीं इंटरव्यू कहीं जाएंगे, वकील साहब आगे कि नहीं आगे, अपॉइंटमेंट जहां भी होगी, साहब, अभी आप थोड़ी सी देर के बाद साहब बनने वाले हैं, तो इस साहब का डेकोरम आपको मेंटेन रखना है। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Surya sir. I think Chairman sir has to leave somewhere. So I hope so कि whatever he has said you will try to follow. Now I would like to request our member and nomination committee, Mr. Rakesh Rawat sir, please come and he will address you and he will share his experiences with you, but which is most valuable. थैंक यू राजेश जी। स्वागत है आप सबका बार काउंसिल के इस प्रांगण में। 17 अक्टूबर 1990 मेरी डेट ऑफ एनरोलमेंट। 34 साल हो जाएंगे, समय का पता ही नहीं लगा। फैजी साहब यहाँ पे सीनियर मोस्ट मेंबर बार काउंसिल सर 92 से हैं सर, 92 से टिल डेट कॉन्टिन्यूस मेंबर बार काउंसिल। और डेट ऑफ एनरोलमेंट तो मैं सर का हमारे 69 से यस 90 में जब आए तब भी फैजी साहब एनरोलमेंट कमेटी में थे, और आज भी इनसे सीखने को ये मिलता है कितने एनर्जेटिक हैं ये इस एज में भी। राजेश मिश्रा जी, इन्होंने जो इस बार काउंसिल को नया आयाम दिया है, यहाँ की वर्किंग एफिशिएंसी जो इन्होंने दिखाई है अपने सेक्रेटरीशिप में, वो काबिल तारीफ है। मेरे बड़े भाई संजीव नसीर, इनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, ये 3 बारी सेक्रेटरी रहे डीबीए के, तीसरी बार के जो एशिया की सबसे बड़ी बार है, 2 बारी प्रेसिडेंट रहे, मेंबर बार काउंसिल, और अब वाइस चेयरमैन। गोस्वामी साहब के बारे में चेयरमैन साहब ने बताया ही, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मैट्रिमोनियल केसेस में इनका अपीयरेंस है। तो गिव हिम अ बिग हैंड। ये मंच पे बैठे हुए इतना जो एक्सपीरियंस है, वो अगर आप उनकी सिर्फ 10 बातें भी अगर जहन में डाल लें तो आपकी जो इस प्रोफेशन में समस्याएं हो सकती हैं वो आप 100% सॉल्व कर लीजिए।
मुश्किल प्रोफेशन है नो डाउट, पर रॉयल प्रोफेशन है। सिंगल मैन आर्मी, एक वकील, अब आप सुप्रीम कोर्ट में जितने भी आप बड़े नाम ले लो, ऊपर अपीयरेंस 20 lakhs 30 lakhs, अगर कोई उनको मिल रहा है तो उनकी काबिलियत पे, और उन्होंने पूरा जीवन इसमें निकाल दिया। वकील मतलब कि उसको हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, धरती से आकाश तक, कि बासमती राइस के बारे में क्या होता है, मेडिकल प्रोफेशन में क्या होता है, इंजीनियरिंग में क्या होता है। क्यों? क्योंकि जब विटनेस बॉक्स में कोई विटनेस आता है और अगर आपको उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ा, तो आप तब कर पाओगे जब आप उससे ज्यादा उसको जानते हो, उस साइंस के बारे में। तो जितना भी पढ़ो उतना ही कम है। मजेदार चीज ये है कि अपनी फीस खुद डिसाइड करते हो, काम नहीं करना जूनियर भेज दो। तो ये इस प्रोफेशन के कुछ फायदे हैं, पर ये कब मिलेंगे? ऐसा नहीं कि भाई अब बैंड बन मिल गया है आपको और कल से ही आप प्लाट साहब बन जाओ, ये नहीं है। उसके लिए बहुत अथाह मेहनत, स्काई इज द लिमिट एज फार एज हार्ड वर्क इज कंसर्न एंड मनी इज ऑल्सो। इतना पैसा है इस प्रोफेशन में कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। गोस्वामी जी बताएंगे हमारे कि पैसा क्लाइंट से निकालने की टेक्निक क्या होती है, क्योंकि हमसे सबसे इस आर्ट में जो महारत हासिल की वो गोस्वामी साहब ने की है। तो आज के बाद आप सब एडवोकेट होंगे, हमारे पार्ट एंड पार्सल रहोगे इस फैमिली का। तो युवा साथियों, आपको इस बार काउंसिल के बारे में, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आप एनरोल हो रहे हो, उसके बारे में मैं कुछ आपसे शेयर करूंगा। ये हमारी 25 मेंबर की संस्था होती है। अब हम 25 मेंबर हम ही क्यों आए यहाँ पे, बाकी क्यों नहीं है? हर 5 साल में चुनाव होता है हमारा, और जो बेस्ट 25 हैं, जो नंबर ऑफ मैक्सिमम वोट्स लेते हैं, वो इलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। और हमारा बार काउंसिल का काम है कि वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट्स। अब एक क्वेश्चन आएगा कि भाई हमने चुनाव में हम यहाँ जीत के, तो अभी तक हमने क्या वेलफेयर किया है? बार काउंसिल दिल्ली एक ऐसी बार काउंसिल है ऑल ओवर इंडिया जो अपने यहाँ एनरोल्ड एडवोकेट को 5 लाख तक का कैशलेस मेडिकल रिइंबर्समेंट और 10 लाख का लाइफ कवर प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा कहीं भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। अगर कल को आप में से कोई बीमार हो जाता है तो कैशलेस आपको 5 लाख तक का रिइंबर्समेंट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। कोविड के दौरान हमारे 170 साथी हमसे इस दुनिया को छोड़ के चले गए। हमने उनकी फैमिलीज के लिए 10-10 लाख रुपया गवर्नमेंट से दिलवाया। तो ऐसा नहीं है कि हम आपके बारे में सोचते नहीं है। उसके बारे में हम आपसे क्या चाहते हैं कि आप प्रोफेशन में ऐसा कोई काम ना करें जिससे एक बैड नेम अर्न हो। जिस तरीके पास हमारे पास पावर है आपको लाइसेंस देने की, the bar council can cancel your license also. In the two eventuality we can cancel your license. One is professional misconduct and second any act of your unbecoming of an advocate. अब आपको ये नहीं पता होगा, इसलिए यहाँ पे इस मीटिंग में आना जरूरी होता है ताकि आपको ये चीजें पता लगे। अब नए एडवोकेट्स में एक और समस्या है, सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। कोर्ट्स में हमने देखा है कि सीनियर कोर्ट में एंटर किए, चेयर पे बैठे हैं, चेयर ऑफर नहीं करते। अरे ये आज आप जूनियर हो, कल आप सीनियर बनोगे। अगर आज आप चेयर ऑफर करते हो तो कल आप भी इसमें आओगे, आपको भी चेयर मिलेगी। तो इस चीज का ध्यान रखें हमेशा कि अगर कोई सीनियर आपके सामने खड़ा है तो उनको चेयर जरूर ऑफर करें, वो बेशक मना कर दें। ये उनको भी अच्छा लगेगा और आपने आपको भी अच्छा लगेगा। तुमको भी रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट अर्न करना भी होता है। तो मैं बता रहा था प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में कि
क्या होते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, कि आपने केस ले लिया, उसकी कह दी गारंटी से आपके फेवर में करा देंगे, ये नहीं कर सकते। हम एडवोकेट हैं, हमारा काम है कि अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी से आपका केस प्रेजेंट करें क्लाइंट का। डिसाइड जज नहीं करना होता है। क्लाइंट इतने स्मार्ट होते हैं कि वो फोन पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, फोन पे बात करेंगे जब आपसे, और वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे साथ लगा देते हैं, और हम मजबूरी में हमें एक्शन लेना पड़ता है। कई वकील ऐसे होते हैं, पैसा ले लिया, केस फाइल नहीं किया, कोर्ट फीस के नाम का पैसा ले लिया जो कोर्ट फीस लगती नहीं है, कोर्ट में नहीं जाते, इन एब्सेंस ऑफ द एडवोकेट एडवर्स ऑर्डर हो जाता है, आपका वकालतनामा रिकॉर्ड पे है। तो ये सारे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आते हैं चीजें। और अगर आपकी कोई फीस के ऊपर डिस्प्यूट है, क्लाइंट पे नहीं कर रहा है, तो आप कोर्ट में जाइए, जज साहब को बताइए कि मैं इसमें अपना वकालतनामा विड्रॉ कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसने मेरी फीस दी थी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपकी एब्सेंस में एडवर्स ऑर्डर हो जाता है, तो ये जिम्मेवारी आपकी आएगी। तो दोस्तों, इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे बार काउंसिल को ऐसा सख्त एक्शन लेना पड़े। अनबिकमिंग ऑफ एन एडवोकेट एनी एक्ट, अब वो क्या है कि आपस में लड़ाई झगड़े। कोर्ट में देखा है अपोजिट काउंसिल आपस में मार पिटाई कर रहे होते हैं दूसरे। ये लड़ना थोड़ी होता है, वो हम क्लाइंट का केस प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी पीछे वीडियो आया है, हमने उनको शो कॉज नोटिस दिया है, 2 एडवोकेट्स लड़ रहे हैं आपस में, और अब तो क्या है, वीडियो बना के वो वायरल कर देते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है। आपने अपना केस, अपने क्लाइंट का केस कोर्ट में पेश करो, और बाहर आके तो हम सब कुलीग हैं। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि किसी को अगर ये ना शॉर्टकट पैसा कमाने कोई इसमें रास्ता मिल जाए, ऐसा नहीं है। जिसको अगर जल्दी है तो मेरा सजेशन ये, प्रोफेशन में ही ना आए। पेशेंस चाहिए, हार्डवर्क चाहिए। पहला स्टेज होता है वकील के पास ना पैसा होता है ना काम होता है, बिल्कुल खाली। आप रोज जाओगे क्योंकि नए वकील हो, कौन आपको देगा। दूसरा होता है कि काम आता है, पैसा नहीं आता। चलिए ये भी एक एहसान है, वो आपको काम दे रहा, आप सीखोगे उससे। एक स्टेज आती है पैसा और काम दोनों आने लगते हैं, और एक स्टेज होती है जो चौथी, जो गोस्वामी जी वाली, जहां पैसा ही पैसा है। तो आपको उस चीज के लिए मेहनत, पेशेंस, ये अपने अंदर इनकलकेट करना पड़ेगा। आपने अभी तक जो पढ़ा है वो काम नहीं है ना। अब नए सिरे से कोर्ट में जो उस लॉ को कैसे एप्लीकेबल करना है, वो चीज नए सिरे से आपको सीखनी है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मेरे बाकी साथी भी आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारे सबके नाम, एड्रेस, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस साइट पे सब पे है। 25 मेंबर, हर एक कोई हेल्प करेगा आपकी। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चीजें मेरे साथी शेयर करेंगे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपके नए फ्यूचर की यू शुड प्रेस द न्यू आइज। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Rakesh sir, for sharing your thoughts. Hope you all will adhere. Now I would like to request our worthy Vice Chairman, Mr. Sanjeev Nasyal sir, to please come and share his views with you. थैंक यू राजेश। सबको नमस्कार। आप अभी आज एनरोलमेंट के लिए जब घर से चले होंगे तो सबके मन में बहुत खुशी जैसा माहौल होगा कि आज आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है। 25 जुलाई 2024 जीवन में एक अलग मुकाम आपके जीवन में रहेगा। अभी डाइस पे जितने भी हमारे सीनियर्स, यहाँ पर आप सबके सीनियर्स जो बैठे हैं,
अपनी जर्नी के आधार पे अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और इस एक्सपीरियंस से, जैसे अभी शेरावत साहब ने बताया, अगर आप 10% भी याद रखेंगे तो अपने जीवन में बहुत आपको आने वाली समस्याओं में के समाधान के लिए, किसी तरह की भी जब समस्या या कोई मुसीबत आएगी तो उसमें आपको हल करने में इस एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा फायदा होगा। एज स्टूडेंट, कौन किस कॉलेज से पढ़ के आया है, कौन किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, अब आने के बाद आज आपका एक अलग रिश्ता बन जाएगा कि 25 जुलाई को जो इनरोल्ड हुए हैं, इस हॉल में जितने साथी बैठे हैं, जितनी साथियों की आज इनरोलमेंट होगी, उनका एक अलग बैच हो जाएगा। जैसे आपने यूपीएससी में देखा होगा कि 1995 के बैच के हैं ये आईएएस ऑफिसर, तो उनका अलग रिलेशन रहता है। तो इस तरह के जो एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, डाइस पे जिस तरीके से हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर ओपी फैजी साहब, जो एनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, जो बार काउंसिल दिल्ली के भी इलेक्टेड चेयरमैन रहे हैं, आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस, आप तो सब जो कुछ सीनियर चेहरे नजर आ रहे हैं जो आफ्टर सर्विस एनरोलमेंट के लिए आए हैं, उनको छोड़ दें तो बाकियों को तो जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से आप प्रैक्टिस में हैं। तो ऐसे फैजी साहब के जब आपको उद्बोधन मिलेगा, एड्रेस जब करेंगे, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि आप अपने जीवन के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और लॉयर्स जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट कभी नहीं बोलते हैं। द ओनली ओकेजन कि जहां सोशल सर्विसेज के तौर पे ये सारे लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे अभी शेरावत साहब ने बताया कि हमारे गोस्वामी जी इस बार काउंसिल दिल्ली के चेयरमैन भी रहे हैं, बहुत लंबे टाइम एनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, बाकी कमेटीज के चेयरमैन हैं। आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। और एक टाइम तो ऐसा है कि अभी चेयरमैन साहब आपको बता के गए कि आप लोगों को वेलफेयर के नाम पे बार काउंसिल दिल्ली में एक ऐसी स्कीम का आप हिस्सा बनने वाले हैं आज, जिस स्कीम के अंदर 10 लाख रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली सरकार की तरफ से बार काउंसिल दिल्ली दिलवाती है। और उसका श्रेय जिनको जाता है वो जोड़ी यहाँ पे बैठी हुई है। आर.एस. गोस्वामी जी उस टाइम पे चेयरमैन थे और राकेश रावत जी उस टाइम पे वाइस चेयरमैन थे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम विज्ञान भवन में हुआ था। उस विज्ञान भवन के कार्यक्रम में ये डिमांड उठी थी। उस टाइम पे हम बार एसोसिएशन के लीडर होते थे। बार एसोसिएशन से बार काउंसिल के साथ मिलकर इस मुहिम को शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके सामने ही रखा। उसके बाद कांग्रेस की दिल्ली में सरकार आई, उसके सामने रखा। और उसके बाद अल्टीमेटली इसको अचीव करने में हम जब कामयाब हुए तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, जो कि दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान में अकेली ऐसी सरकार है जो 15 लाख रुपए, 10 लाख टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस लॉयर्स को देती है। तो आप इस मायने में सौभाग्यशाली होने वाले हैं कि आप बार काउंसिल दिल्ली का पार्ट बनने वाले हैं। तो ऐसी जोड़ी जो कि दोनों चेयरमैन भी रहे हैं बार काउंसिल दिल्ली के, दोनों एनरोलमेंट कमेटी में बहुत लंबे टाइम से एक्सपीरियंसेस है और आपकी सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। फैजी साहब हों, शेरावत साहब हों, राजेश मिश्रा जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं, पूरा टाइम यहाँ से अपने प्रोफेशन का को सेक्रीफाइस करके यहाँ पे काम कर रहे हैं। सब लोग प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। एक नया पैसा भी बार काउंसिल से हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। पेन पेंसिल भी अपने घर की यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने हम लोगों को, जो आपके साथी 1,70,000 अभी चेयरमैन साहब बता के गए, उनके परिवार में आप शामिल होने वाले हैं, उनके सहयोग से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट होकर आते हैं। और 25 मेंबर जब इलेक्ट होकर आते हैं तो वो ये कसम खा के आते हैं कि आप द्वारा जमा किया हुआ एक एक पैसा वो मेंबर्स के वेलफेयर के लिए खर्च होगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि हिंदुस्तान में दिल्ली बार काउंसिल अकेली बार काउंसिल ऐसी है जिसने कोविड में 27 करोड़ से ज्यादा बार के मेंबर्स के उस टाइम पे फाइनेंशियल हेल्प करने में खर्च किए थे। ऐसी बार काउंसिल का आप हिस्सा बनने वाले हैं। आप एक ऐसी बार काउंसिल का हिस्सा बनने वाले हैं। इस महीने में 5वीं मीटिंग है चेयरमैन साहब, पांचवी बार आप मीटिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका एक दिन भी एक्सपीरियंस जाया ना जाए।
कल को आप में से अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर बनेगा तो पूरे हिंदुस्तान की सीनियरिटी काउंट होती है, और पूरे हिंदुस्तान में अगर आपके कोई कुलीग दूसरे स्टेट में एनरोल्ड हो रहे हो तो उनसे पता करना कि 2-2 महीने, 1-1 महीने, 1.5 महीने, 2-2 हफ्ते इंतजार करके उनकी एनरोलमेंट होती है, 3-3 महीने में एनरोलमेंट होती है। और बार काउंसिल दिल्ली 1 महीने में 5-5, और आप तो जब आए थे और अभी एनरोलमेंट के बाद आप चले जाएंगे, आपसे 2 घंटे पहले इन फॉर्मों की चेकिंग हुई है, उन पे तीनों हमारे जो एनरोलमेंट कमेटी के मेंबर हैं उनके पर्सनल चेक करके सिग्नेचर होते हैं। तो आप कम से कम यहाँ पे 5 से 6 घंटे, जिस दिन एनरोलमेंट का काम होता है मिनिमम 5 से 6 घंटे, और वो भी वर्किंग आवर्स में, वर्किंग डे पे अपने काम को छोड़ के। और ये आपको पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमारे गोस्वामी जी तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम रखते हैं, तो कितना काम इनके पास होगा। ऐसे सहरावत साहब के पास फैजी साहब के दोनों बेटे प्रोफेशन संभालते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप पूरी तरीके से अपने प्रोफेशन को छोड़ के यहाँ पर। और हमारे सेक्रेटरी साहब तो यहीं से, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आजकल अपीयरेंस होती है, तो मैक्सिमम टाइम में जब मैं आता हूं तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने काम को निपटा के और बार काउंसिल के आप लोगों के काम पे लगे होते हैं। तो इस तरीके की एग्जीक्यूटिव कमेटी 25 के 25 लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं। आप लोग जैसे ही इस हॉल से बाहर जाएंगे तो आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। आप एज स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे समाज में उत्पाद करके और माफ किए जा सकते थे, लेकिन जैसे ही आपको आज बेंच सेरेमनी होगी, उसके बाद एज एन लॉयर जब आप सोसाइटी में जाएंगे तो आपका रुतबा भी बढ़ेगा, रुतबे के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स, आपके जितने भी नोन हैं वो आपको एक अलग नजरों से देखेंगे। लॉयर्स के सामने लर्नेड लिखा जाता है हमेशा। उसका मतलब ये है कि समाज के अंदर देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक और टॉप के बिजनेसमैन जितने भी हैं, वो अगर कहीं पर भी लीगल ओपिनियन मांगने के लिए जाते हैं तो वो लॉयर्स के पास जाते हैं। अपने से ज्यादा समझदार अगर वो किसी को समझते हैं या अपने से ज्यादा एक्सपर्ट किसी को समझते हैं तो वो लॉयर्स को समझते हैं। और आप कभी एक्सपीरियंस करके देखना, आप कभी भी कहीं पे बैठे हैं, कहीं जर्नी में जा रहे हैं और किसी भी आप अननोन बंदे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और जैसे ही आप ये बताएंगे कि आप लॉयर हैं, वो कितना ही बड़ा नाम हो, IAS IPS ऑफिसर हो, और आधे घंटे 15 मिनट बाद वो कहीं ना कहीं घुमा के बात कहेगा, वकील साहब एक राय लेनी है। तो आप सोच के देखना कि राय लेने का मतलब वो अपने से आपको ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है, तो इसलिए आपको ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। जैसे ही नोट होंगे आपके वो 1,70,000 साथी आपकी ताकत भी हैं, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर भी हैं। उन्हीं से ये इतना ब्यूटीफुल प्रोफेशन है कि हम लोग दोस्त भी हैं, आपस में आप सहपाठी भी रहे हैं, लेकिन आप भी कॉम्पिटिटर बनेंगे। एक क्लाइंट आएगा, वो हर आदमी को लगेगा कि यार ये क्लाइंट मेरे पास क्यों नहीं आया, पड़ोसी के पास क्यों चला गया, दूसरे दोस्त के पास क्यों चला गया। और आने के बाद और जिस तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि आज एज ए सीनियर हम आपको एड्रेस कर रहे हैं, एक हफ्ते बाद एक किसी मैटर में आमने सामने भी आ सकते हैं। अपोजिट क्लाइंट आपको एंगेज कर ले और एक क्लाइंट गोस्वामी जी के पास हो, तो क्या करेंगे आप? इसमें ये इस प्रोफेशन की ब्यूटी है। अंदर आप अपने क्लाइंट के लिए पूरी फाइट करेंगे, लेकिन उसके बाद वो रिस्पेक्ट जो जिस रिस्पेक्ट के हमारे सीनियर हकदार हैं, ये कहते हुए मेरे को कोई हिच नहीं है कि मैं 88 का इनरोल्ड हूं। 14 अक्टूबर 1988 में मेरी इनरोलमेंट हुई थी। तो 1988 में आज एक बदलाव आया है। 36 साल में बदलाव ये आया है, वो घर से शुरू हो चुका है। मेरे अपना बेटा प्रोफेशन में है कि हम लोग जब अपने पेरेंट्स के सामने, पेरेंट्स बुला के अगर कोई बात कहते थे और हमारा प्रोग्राम कोई और था, तो हम अपने प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज करते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगाते थे। पेरेंट्स ने अगर कुछ कह दिया कि आपको वहां जाना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम नहीं करना है, तो उस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे। लेकिन आपकी जनरेशन में उस चीज को कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट होती है कि नहीं पापा, नहीं मम्मी, मैं ये नहीं करूंगी या नहीं करूंगा और मैं तो ये करूंगा। वो अच्छी बात भी है, लेकिन सीनियर को जिस तरीके से चेयरमैन साहब भी बता के गए
अपने सीनियर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हम जितने रिस्पेक्ट देंगे और जितने अपने प्रोफेशन में जुड़े हुए सीनियर्स को, अपने टीचर्स को जो जितनी रिगार्ड और रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि ये दिल से आती है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं आती है, दिल से अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आप ऑटोमेटिकली वहां से ज्यादा गेन करेंगे, ज्यादा सीखेंगे। सीखने से पहले जब तक आपके मन में आदर नहीं होगा, जीवन में मेरे एक दोस्त हैं, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात शेयर करके अपनी बातें खत्म करूंगा, बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, रोहिणी में रहते थे भाई साहब, अभी भी रोहिणी में रहते हैं, अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर कोई पूर्वांचल से बिलोंग करते हो तो मैं, आप जानते भी होंगे, कंपटीशन किरण प्रकाशन के नाम से कंपटीशन की बुक आती है और यूपीएससी में भी, बैंकिंग में भी काफी, उसके मालिक हैं, एसएन प्रसाद नाम है उनका। वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मैट्रिक भी नहीं है, लेकिन उनके बच्चे बहुत लायक निकले, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, सारे हाईली क्वालिफाइड, और उनमें से 2 क्वालिफाइड बच्चे उनका बिजनेस संभालते हैं और सारी ज्वाइंट फैमिली रहती है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, भाई साहब ज्वाइंट फैमिली कैसे रखी हुई है आपने, ऐसा क्या मंत्र है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो फिर भी 8-9 पढ़ा हुआ हूँ, मेरी मिसेज बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई है, बिल्कुल अंगूठा टेक है, लेकिन मैंने अपने घर में एक बात सिखा रखी है कि आप जितनी इंटेलिजेंस है, जितनी अकल है, वो इस चौखट, घर की चौखट से बाहर यूज करना। घर की चौखट के जैसे ही आप अंदर आएंगे तो माँ ही सुप्रीम है, माँ का ही फैसला फाइनल फैसला है, मैंने जो कह दिया वो सुप्रीम है, इस पे कोई आर्गुमेंट नहीं होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर से कंपटीशन के बजाय अपने घर के अंदर अपने सीनियर्स को ये जताते हैं कि सर आप तो पुराने जमाने के हैं, आजकल तो जमाना बदल गया है, आजकल तो हाईली सारा लॉ भी बदल गया है, तो साइबर और दूसरे तरह के वो आ गए, लेकिन जो एक्सपीरियंस जीवन का है वो आपके पेरेंट्स के पास है, आपके सीनियर्स के पास है, उसका फायदा अगर उठाना है तो वो तभी उठा सकते हैं जब ज्यादा से ज्यादा उनको आदर सम्मान करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आज मैं चेयरमैन साहब और बाकी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका इंटरव्यू के बाद ही इनरोलमेंट का प्रोविजन है, लेकिन आज क्योंकि हम लोग इतना समय ले रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं, इसके अलावा आप लोग काफ़ी टाइम पहले आ गए होंगे यहाँ पे, तो आपको समय बचाने के लिए मैं निवेदन करूंगा कमेटी मेंबर्स को, चेयरमैन साहब को, कि बिना इंटरव्यू के आज आपको इनरोल करें और एज एन लॉयर जब आप जाएं तो आज पूरा सेलिब्रेशन करें, सेलिब्रेशन दायरे में करें, ऐसा सेलिब्रेशन ना हो कि डॉक्यूमेंट कहीं छोड़ के चले जाएं, ऐसी कंप्लेंट हमारे पास आई है। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Sanjeev sir. Now I would like to request our most veteran member Bar Council, Mr. O.P. Ferry sir, please come and he is going to share his views with you all of you. भाई मैं पुराना आदमी हूँ, भूल भटक कर मैं काफ़ी अपने साथ लाया हूँ बातें बताने के लिए। आप इतना ध्यान से सुन रहे थे हमारे वाइस चेयरमैन साहब की बातें, आप लोगों ने इनको मोह लिया और हमें बांध लिया इन्होंने, ये कह के कि सारे बात इन बच्चों का आज इंटरव्यू ना लिया जाए और उनको एज इट इज बैठे बैठे इनको इनरोलमेंट करते हैं इन्होंने। ये क्योंकि हमारे वाइस चेयरमैन है, हम तो ऑनरी मेंबर है ना बार काउंसिल के, तो हमने बांध लिया। उसके बाद जब गोस्वामी जी आपको अपने बारे में बताएंगे या कल्चर जो भी है वकालत का बताएंगे, उसके बाद हमारी कमेटी का जो डिसीजन होगा आपको करने होगा। तो वाइस चेयरमैन साहब श्री सचिव विद्यार्थी, श्री आर एस गोस्वामी जी फॉर्मर चेयरमैन मेंबर बार काउंसिल एंड मेंबर एनरोलमेंट कमेटी, श्री राकेश शेरावत जी फॉर्मर चेयरमैन एंड मेंबर बार काउंसिल एंड मेंबर एनरोलमेंट, अनुज भाई और बार काउंसिल के सीईओ पता कितना इम्पोर्टेंट संचालक है। ये राकेश शेरावत जी हमारे चेयरमैन रहे हैं, इनके पिताजी फादर श्री PS शेरावत साहब भी हमारे चेयरमैन रहे हैं बार काउंसिल के। जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, जिस परिसर में बैठे हैं,
इसकी कंस्ट्रक्शन जब शुरू होनी थी, श्री BS रावत साहब हमारे चेयरमैन थे, 2 साल रहे। फाउंडेशन स्टोन भी बाहर लगा हुआ शाहबाज साहब का। दोस्तों, काफ़ी कुछ बताया गया। आप वेरियस प्लेसेस से आए हैं, आपका कल्चर डिफरेंट है, भाषा डिफरेंट है, पर आज के बाद आप में एक चीज कॉमन हो जाएगी, एडवोकेट। आज के जैसे बताया गया कि आज की डेट इम्पोर्टेंट है। आज के बाद जो एडवोकेट आप हो जाएंगे, आपका एक ड्यूटी हो जाएगी, टू प्रोटेक्ट ड्यूटी ऑफ लॉ। यह देखा होगा रूल ऑफ लॉ प्रवेश, ये आपकी ड्यूटी हो जाएगी। आपने अगर पढ़ा हो, एडवोकेट बनते आपकी 3 ड्यूटी होती है। फर्स्ट ड्यूटी पूरी कोर्ट में आप एक तहजीब से, एक रिस्पेक्टफुली कोर्ट में पेश होंगे, पोलाइट विद फॉर्म आप जब भी हो सकेंगे, अगर कायदा कानून आप पढ़ के जाएंगे, फाइल पढ़ेंगे, जिस कानून की आपने वकालत करनी है, NDPS एक्ट का, वो एक्ट आपके साथ होना चाहिए। मुझे 2 होने चाहिए, क्योंकि कई बार कोर्ट के पास नहीं होता, कोर्ट आपका एक्ट मांग लेगी तो आप खाली हो जाएंगे जब भी आप फर्म होंगे। सेकेंड ड्यूटी आपकी है टू द क्लाइंट। अभी बताया गया, क्लाइंट से अगर आप अपने वकील से पैसे ले लेंगे तो आपने उसके लिए पेश भी होना है। किसी वजह से पेश नहीं हो सकते, कोई रीजन हो गया, तो आपने कोर्ट में बताया गया, अभी आपको कोर्ट में आपने लिख के देना है कि मैं ये इसके लिए पेश हूँ। कोर्ट आप, अगर वो क्लाइंट आपसे नाराज है, आपसे बेइज्जत है, तो उसकी फाइल लेते, डोंट मिस्टेक की भी फाइल, यू हैव नो लेइंग अराउंड द फाइल अपनी। और कभी भी किसी अपने क्लाइंट हमेशा बेचारा होता है, खासकर जो क्रिमिनल कोर्ट का अक्यूज है, वो तो बहुत ही गरीब है, पुलिस की मार खा के आया है, फिर कस्टडी से आया है, वो तो इनोसेंट। एक आप अगर आप देखें क्रिमिनल कोर्ट की जो वकालत करते हैं, वो सीन मैंने देखे हैं, वो प्रोसिक्यूटर है, नैब कोर्ट है, 2 नैब कोर्ट हैं, 4 विटनेस हैं, कोर्ट बैठी है, अक्यूज अकेला खड़ा हुआ है, अकेला। जैसे देखिए वो अकेला खड़ा है और दरवाजे की तरफ देख रहा है। आप कब आप पहुंचेंगे, दरवाजे की तरफ पहुंच रहा है, वो आपके शेल्टर में है, एक बेचारा है। आप जब आप पहुंच जाएंगे, उसका एक सांस है, आपकी कॉम्पिटेंस है, आपका एक्सपीरियंस है, पर उस क्लाइंट के लिए आप गोस्वामी हैं, उस क्लाइंट के लिए आप जेठामलानी है, उस क्लाइंट के लिए से नरशयातर है, प्रदेश विषय, आप उसकी रक्षा के लिए हैं। तो उसके आपकी ड्यूटी बन जाती है कि अगर आपने किसी का फरीक किया, आपने उसके पेश होना है। और उसकी कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसकी तीसरी आपकी जो ड्यूटी है, तीसरी ड्यूटी है पूरी अपोजिट पार्टी। कभी भी दूसरी पार्टी जो क्लाइंट है उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना, आपने अपना काम करना है। जो लॉयर है दूसरा, उसकी तरफ कोई प्रेजुडिस नहीं रखना कि ये क्या केस कर रहा है, तो उसके साथ केस करने के बाद आपने कोऑपरेशन करना। और देखिए, जो कहा गया है, जुडिशरी इज द थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। देन जो बार है, लॉयर है, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जुडिशरी। इसके बिना जुडिशरी कोई न्याय करना, इसके बिना जो लॉ की सर्च करनी आपने करनी है, फैक्ट्स की जो मार्शलिंग करनी है, जस्ट टू अराइव एट राइट डिसीजन, वो भी आपने करनी है। तो इसके बिना, आपके बिना कोई कोर्ट जुडिशियल सिस्टम नहीं चल सकता। तो यू आर द इंटीग्रल पार्ट। आपने उसको, जो आपका जो मोटो रहेगा आज के बाद, प्योरिटी एंड डिग्निटी, to preserve the purity and dignity of the judicial system। कोई उसमें आपने लापरवाही नहीं करनी, डिसऑनेस्टी नहीं करनी। अभी बताया गया है, जो आपका एक्ट के मुताबिक, एडवोकेट एक्ट के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो आपका प्रोफेशन है, ये आपकी मोनोपोली है। कोई और
अगर किसी को जरूरत पड़ती है वकालत नहीं कर सकता बिना बीइंग एडवोकेट, वकालत नहीं कर सकता, तो इस सिस्टम में आपकी एक मोनोपोली है, उस मोनोपोली को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। अभी आपको बताया गया कोई अगर आप एक्सप्लॉइट करेंगे तो डिस्सिप्लिनरी एक्शन होता है। जब डिस्सिप्लिनरी एक्शन होता है, हमारे सामने कोई जिसके खिलाफ एक्शन होता है वो आते हैं, हमें बड़ा उसमें अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता कि हमारे सामने एज एन एक्यूज खड़े होते हैं। तो हमारी आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट रहेगी, यही आपको इंस्ट्रक्शन रहेगी कि ये जो नोबल प्रोफेशन इसको दिया गया है, इसकी नोबलिटी को मेंटेन करना है, आपने कंडक्ट को मेंटेन रखना है। और इसको जो ये कोर्ट में केस होने के लिए ड्रेस कोड बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब आप कोर्ट में जाएंगे यू गो विद ए ड्रेस कोड, और ड्रेस कोड भी बड़ा अच्छा वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोट पहना बैंड नहीं है, बैंड पहना तो कोट नहीं है। और इसका भी बेजरूरी जो ड्रेस है सिर्फ कोर्ट के लिए, जुडिशियल सिस्टम के लिए, ऐसा नहीं कि बाजार घूमते हुए या कभी अफसोस में जा रहे हो आप कोट पहनते, तो इस कोर्ट की भी आपने एक मर्यादा रखी हुई है। अभी पिछली मीटिंग में मैंने बताया, मैंने पढ़ा है कि जो आपने कभी सुना है सेक्टर क्या होता है, सेक्टर व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर एक सिंबलिक है अथॉरिटी, राजा रानी के पास एक हाथ में रूल होता है, देखा होगा, दैट इज सेक्टर। उस सेक्टर को तो पर्कुलेट करे मिलिट्री वाले के हाथ में होता है, अगर नीचे आए तो पुलिस वाले के हाथ में भी। अगर पुलिस वाले के साथ जाओ कि मेरा वहाँ इंसिडेंट हो गया, वो चलने से पहले अपना रूल उठाएगा, डंडा, दैट इज सेक्टर। अथॉरिटी वो उस अथॉरिटी है, आपकी अथॉरिटी आपके पास आपका कोर्ट है। जब आप कोर्ट जाएंगे तो अपना कोर्ट पहन के जाएंगे ना, तो ये आपकी एक अथॉरिटी है, और इस अथॉरिटी के साथ ही आपकी पहचान है एज एन एडवोकेट, और इसको आपने कभी मिसयूज नहीं करना। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए जो फरमान हमारे वाइस चेयरमैन है उसके बारे में सोचा जाएगा। आपको मैं शुभकामनाएं देता हुआ अपना जो कहना था उसमें विराम करता हूँ, विराम देता हूँ, और आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और आप अपने जीवन में आगे बढ़े। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरा ख्याल आज 250 बच्चे एनरोल करा रहे हैं, पिछले हफ्ते 500 बच्चे थे। जब मैंने एनरोलमेंट कराई थी 1969 में, एक साल में 220 थे, एक साल में 220 बच्चों ने एनरोलमेंट कराई थी, तो आज 250 एक दिन में हो गई है। जब हम घर में ये बात बताते हैं, मैं इंसिडेंटली थोड़ा सा 1 मिनट और रहता हूँ, अभी भी बताया मेरे 2 बेटे लॉयर हैं, मैं लॉयर हूँ, मेरी वाइफ भी लॉयर है, 4, 2 मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन ने एडमिशन अभी लिया है संबोधन में, और एक बाहर लिया है। तो जब मैं आपके घर जाके बताता हूँ कि आज 250 बच्चों की एनरोलमेंट हुई है, तो घर वाले पूछते हैं कि आपने अपने पोतियों को भी दाखिला करें, ये वकालत में होगा क्या, इतने बच्चे आप करेंगे क्या ये प्रोफेशन में, इतनी भीड़ है कोर्ट में। तो मैंने ये बताया बड़े आराम से, जब मैंने वकालत करी थी 1969 में, मैंने नौकरी छोड़ के करी थी, मुझे भी ये सवाल कहा था किसी ने कि यार वकालत में है क्या, इतनी तो भीड़ है, किसी गाड़ी में बैठने की जगह नहीं है। एक ही कोर्ट होती थी, और उन दोनों में लॉ कॉलेज भी दिल्ली में एक ही होता था, और एक पड़ोस में गाजियाबाद में होता था, 2 कॉलेज के बावजूद 250 की सारी लोग। तो उस टाइम भी मुझे यही कहा था, और मोस्टली आप लोगों को भी किसी ने यही कहा होगा कि वकालत में क्या करेंगे। तो देयर इज नो डेप्थ, देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ पीपल। हर तीसरे दिन नया कानून होता है। मैंने PFA में काम किया, मैंने DG में काम किया, मेरा नाम हो गया, पूछ के लोग आते थे। फिर देखिए 400 जो डाउरी को 406 में कन्वर्ट हुआ, कितनी भीड़ होगी। फिर 498 आया, फिर रैंक कंट्रोल एक्ट में मैट्रिमोनियल केसेस में भीड़ होगी। तो गेट नोट कर, उसके लिए आपको चाहिए क्लाइंट ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड फेथ। जिस दिन वो विक्ट्री हो गया तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप इसको मेंटेन करते हुए आगे जाइए, और दिल्ली बार काउंसिल का नाम रोशन करें, सबको पता चले कि बच्चा दिल्ली बार काउंसिल भी का अनरोल्ड है। और आज के बाद जब अभी आपको बताया गया अनरोल हो गए, आप साहेब हो जाएंगे, आप श्री हो जाए, श्रीमान हो जाएंगे,
और आज के या कल के बाद आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकते हैं। और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। Thank you very much, Obisek sir. Before I call Goswami sir, I would like to share a few of my thoughts with you. As I hope our former speakers have shared their views, since I'm a lawyer who is involved in litigation only, so I would like to share my thoughts with you. If you people are interested in doing litigation and all, what should be the basics and how you should continue with the litigation and all. First of all, the only success mantra for litigation is hard work. Especially if you are going either in corporate, judiciary, litigation, corporate jobs, MNC's jobs, bank law officers, APPs, CBI APPs. Before 20 years, there were limited options for our professionals, either litigation or bank jobs or law officers. But as of now, there are a number of opportunities for all of you. Now, vacancies in judiciaries are coming in thousands. If we see in 2000, only vacancy came around a year around 100, 200, 300. But as of now, we can see the vacancy of judiciaries are coming in thousands. If we compare all over India, right? So you all have a very good opportunity. For us, we have a limited option in 2002. I am enrolled in 2002. So at that time, I was either having option litigation, judiciary, or from some law jobs. But as of now, there are a number of opportunity for you. So I would like to request all of you, whatever you wanted to do, decide first. What if you wanted to go in judiciary, decide, work hard, move. Come in litigation, decide, yes, I have to do litigation, join good office, work hard, move. जॉब में जाना चाहते हो, डिसाइड एंड मूव। ये नहीं कि एक साल लिटिगेशन कर लिया फिर मन करना जुडिशरी कर लूं, नहीं। आपको जो कुछ भी करना है डिसाइड एज ऑफ नाउ, क्योंकि दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। क्योंकि आप में से कोई 3 साल लॉ करके आया है, 3 साल लॉ, 3 साल ग्रेजुएशन, 6 साल करने के बाद आया है। आप में से कोई 5 साल लॉ करके आया है, तो यू ऑल हैव डिवोटेड सफिशिएंट नंबर ऑफ इयर्स इन योर एजुकेशन। सो यू एवरीबॉडी वांटेड पॉजिटिव रिजल्ट्स, एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स तब मिलेंगे आपको व्हेन यू विल डिसाइड योर गोल फर्स्ट, व्हाटएवर यू वांटेड टू डू। आप नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आज के डेट में इंडिया के अंदर लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, दैट इज व्हाई एवरी ईयर वी आर एडिंग न्यू एनएलयू एवरी ईयर, 2 or 3 एनएलयू एवरी ईयर। आज के डेट में सबसे ज्यादा किसी प्रोफेशन का होल्ड है इंडिया में, तो दैट इज द ओनली लॉ प्रोफेशन। सो यू आर लकी, यू शुड फील हैप्पी कि यू आर लॉ ग्रेजुएट्स एंड यू विल गेट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी। बट इफ यू वांटेड टू कम इन लिटिगेशन, तो आई वुड लाइक टू शेयर माय थॉट्स ऑन दैट, हाउ यू शुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लिटिगेशन करना चाहते हो तो एक चीज याद रखना, सबसे पहले एज एंड व्हेन यू अपीयर इन अ कोर्ट, यू शुड बी इन अ प्रॉपर रोब्स। रोब्स मींस यू शुड बी इन योर प्रॉपर ड्रेस विद अ बैंड, कोट एंड एवरीथिंग। ये नहीं ऊपर ब्लैक कोट पहन लिया, नीचे ब्राउन शर्ट पहन ली, नीचे चप्पल, नो। यू शुड बी प्रॉपर रोब, जो हमारा डिसाइडेड है, व्हाइट शर्ट, व्हाइट बैंड, ब्लैक कोट, प्रॉपर कोट क्राफ्ट। जब आप लिटिगेशन में आओगे तो कुछ चीज आपको बाय द पैसेज ऑफ टाइम सीखने को मिलेंगी। That is one of the most important is court craft. What is court craft? Court craft का मीन्स होता है कि आपको कैसे कोर्ट में अपीयर होना है, कैसे कोर्ट को एड्रेस करना है, कैसे सीखना है, क्या बोलना है और कब बोलना है। लिटिगेशन में ये सब चीजें बहुत मायने रखता है when you are coming in litigation, और ये सब चीजें आपको कोई सीनियर भी नहीं सिखाता। अगर आप किसी सीनियर का ऑफिस ज्वाइन करते हो तो आपको कॉपी करना है सीनियर को। जब वो आपको फाइल देता है पढ़ने के लिए, तो आपको वो फाइल पढ़नी चाहिए। आपसे जजेस कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप उसको जाके लॉ बताओगे कि क्या लॉ है इस पॉइंट पे। आपसे जज हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि यू शुड हैव फुल कमांड ओवर द फैक्ट्स ऑफ योर केस। आपको कोई जजमेंट रिसर्च करके नहीं जाना है, आपको कोई फाइल लॉ रिसर्च करके नहीं जाना है। अगर आपको सीनियर फाइल दे रहा है तो यू आर वेरी लकी एनफ कि ही इज गिविंग यू, हैंडिंग ओवर यू द ब्रीफ। बिफोर गोइंग टू द कोर्ट एग्जैक्टली वर्बेटम पेज बाय पेज पढ़ के जाओ कि फैक्ट्स क्या है। लॉ तो जज को अप्लाई करना है, आपको फैक्ट्स बताने अपने कि आपके फैक्ट्स क्या है केस में। आज के टाइम में आई एम सॉरी टू से, जो हमारे जूनियर कोलीग्स आते हैं, वो सीनियर ने फाइल दी, उन्होंने कहा मुझे जाके डेट लेना है, ये नहीं है। गो विद प्रिपरेशन। अगर आपको फाइल दी गई है, फाइल पढ़ के जाओ, एक एक फैक्ट्स पढ़ के जाओ। लॉ तो जज अप्लाई करेगा, आपको फैक्ट्स बताना है कोर्ट को कि क्या फैक्ट्स है आपके केस के। आप डिफेंडेंट हो तो अपना डिफेंस देख के जाओगे, अगर आप प्लेंटिफ हो तो आप अपना केस देख के जाओगे कि आपने केस क्या प्रेजेंट करना है। ये एक चीज याद रख लेना कि बिना कोर्ट फाइल पढ़े नहीं जाना चाहिए अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो, सीखना चाहते हो।
बाकी कुछ चीजें होती है जब आप लिटिगेशन में आओगे डे बाय डे आएंगी। ये नहीं कि आज आपने लिटिगेशन में गए एक दिन में मास्टर हो जाएंगे, नहीं। जैसे हमारे सारे स्पीकर्स ने सारी चीजें शेयर करी है, कब शेयर करी है? किसी के पास 30 ईयर का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 50 ईयर का एक्सपीरियंस है। लिटिगेशन एक ऐसी चीज है जो आपको बाय द पैसेज ऑफ टाइम और बाय द एक्सपीरियंस आएंगी। कैसे क्रॉस एग्जामिन करना है, कैसे सबमिट करना है, कैसे विटनेस को एग्जामिन करना है। सबसे ज्यादा लिटिगेशन में अगर आना चाहते हो तो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है आप जब प्लेन फाइल हो जाता है, डब्ल्यू सबने पढ़ा है बुकिश में कि प्लेन फाइल हो गया, फिर डब्ल्यूएस फाइल होगा, फिर रिजॉइंडर होगा, फिर इश्यूज बन जाएंगे, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। सबसे ज्यादा टफेस्ट पार्ट होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। जब आपको एविडेंस फाइल होता है तो आपको क्रॉस करना होता है, तो वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम आएगा। जैसे आप सीनियर्स को जाते हो, जैसे मैं एक दो चीज आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, आप कोर्ट जाते हो तो प्लीज वॉच योर सीनियर्स। अगर आपका सीनियर नहीं भी आप कोर्ट जाते हो, कोई भी आर्ग्यूमेंट कर रहा हो तो सीखो, देखो कैसे एड्रेस कर रहा है कोर्ट में। ये कोर्ट क्राफ्ट है, ये आपको सीखना पड़ेगा। जब आप कोर्ट में जाओगे, टाइम डिवोट करोगे, अगर आपको सीनियर नहीं भी मिलता और आपको जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए मैं कह रहा हूं, दोज हु आर नॉट गोइंग टू द कोर्ट्स रेगुलरली, इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी या दे आर डूइंग सम जॉब या दे आर इन सम एनी अदर बिजनेस, ट्राई टू विजिट वंस और ट्वाइस इन अ कोर्ट। किसी भी कोर्ट में चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाओ, कोर्ट में देखो कि एडवोकेट्स कैसे एड्रेस कर रहे हैं, कैसे आर्गुमेंट कर रहे हैं, कोर्ट को क्या बताना है। समटाइम्स क्या होता है, कोर्ट आपको इमीडिएटली उसी चीज पे आ जाती है जो उसको क्वेरी होती है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन, ही हैज गॉन थ्रू, तो ही मे हैव सम क्वेरी कि क्या केस का वो है, क्योंकि हर केस के अंदर एक या दो पॉइंट्स होते हैं, या जो आपको आर्गुमेंट करके बताना है, या जो जज पढ़ के बैठा होता है कि इस केस में एंटायर ये फैक्ट, ये चीज है। तो वो सब चीजें आपको कॉपी करके आएंगी जब आप कोर्ट में जाओगे, देखोगे। इसलिए रिक्वेस्ट मेरी सबसे यही है कि जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, एक महीने में एक या दो बार कोर्ट जाएं, उनको उनसे बेनिफिट मिलेगा। जुडिशरी में भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत आते हैं। जब आपका मेंस का एग्जाम होगा, मेंस के एग्जाम में भी बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी कि अगर आप कोर्ट जा रहे हो तो आपको हेल्प होगा, उससे मिलेंगे जजमेंट्स, डिसाइडेड केसेस, जजमेंट राइटिंग्स, ये सारी चीजें आपकी कोर्ट में ही जाके प्रिपेयर होती हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जाते हो कोर्ट तो सीखो, कोर्ट क्राफ्ट सीखो, अपना फैक्ट्स पढ़ के जाओ, फाइल पढ़ के जाओ, कोर्ट में प्रॉपर ड्रेस से जाओ। और एक चीज हमेशा याद रखना, लॉयर इज ए स्टूडेंट ऑलवेज, क्योंकि आपको हर रोज पढ़ना है, हर रोज लॉ का इंटरप्रिटेशन चेंज हो रहा है, हर रोज सुप्रीम कोर्ट नई जजमेंट देती है, हर रोज हाई कोर्ट का इंटरप्रिटेशन होता है। लिटिगेशन के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑलवेज मैटर्स, हाउ यू इंटरप्रेट द थिंग्स, क्योंकि जो चीज आपने प्लेंट में लिखा है उसको डिफेंडेंट उसको काउंटर करके उसको नेगेट कर रहा है, उसको डिस्टिंग्विश कर रहा है। तो ये आपको आर्ट है कि आपका वो आर्ट क्या है कि आप उसको कोर्ट को उस चीज को इंटरप्रेट करके अपने फेवर में कन्वर्ट करो। दिस इज कॉल्ड कोर्ट क्राफ्ट एंड एक्सपीरियंस। ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस से आएंगे। इसलिए लॉयर इज ए स्टूडेंट टिल ही डाइज। याद रख लेना, नोट कर लो। आप किसी भी सीनियर एडवोकेट के अच्छे लीडिंग सीनियर लॉयर्स, अगर आप उनका इंस्टा प्रोफाइल देखोगे, फेसबुक प्रोफाइल देखोगे, तो दे हैव रिटन इन देयर टाइटल कि लॉयर स्टूडेंट ऑफ, मतलब लॉयर मतलब स्टूडेंट ऑफ ए लॉ। व्हाई दे आर राइटिंग स्टूडेंट ऑफ लॉ? जिनका 30 साल 40 साल लीडिंग लॉयर्स, जैसे सिद्धार्थ लूथरा सर इज अ रिनाउंड क्रिमिनल लॉयर। उनका इंस्टाग्राम आप देखो तो ही हैज रिटन हिज इंट्रोडक्टरी स्टूडेंट ऑफ लॉ, बिकॉज उनको लास्ट तक पढ़ना, हर रोज पढ़ना है। इसलिए याद रख लेना, अगर सक्सेसफुल लॉयर बनना है तो ओनली मंत्र इज हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, कीप रीडिंग, कीप रीडिंग, कीप रीडिंग, और उसके साथ मेहनत तो करना ही करना है। एक चीज और याद रख लेना कि मेहनत के साथ अपने आप को एंटरटेन भी करना है। सो डोंट किल द चाइल्ड इनसाइड यू। पढ़ो, मेहनत करो, साथ साथ एंजॉय भी करो लाइफ का। जो भी आ रहा है काम करो, मेहनत करो, और जो भी टाइम मिलता है अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आप करते हो, गेम खेलते हो, आप क्लब्स में जाते हो, जो भी करते हो, वॉट एवर यू डू, बट डू एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ काम ही काम करना है। Now with these words, I would like to congratulate all of you and welcome all of you in our legal family. Now I would like to invite our R.S. Goswami sir, who according to me, who will be our best speaker as of now. मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, and whatever he will say, he will share his experience with you. So please listen me very carefully. Goswami sir. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। पीछे वाले को भी नमस्कार भाई, सभी लोगों को। आप पीछे ये मत सोचिए कि आप पीछे बैठे हैं तो आपका एनरोलमेंट पीछे होगा। एनरोलमेंट पीछे नहीं होगा।
लेकिन सुनाई यदि पीछे नहीं दे रहा है तो आप इधर भी आ सकते हैं आप लोग। अब पीछे रहने का आपका समय खत्म। फर्स्ट ऑफ ऑल I welcome our senior most member of the Bar Council and chairman of this committee, Sri O.P. Faizi Sahab, Vice Chairman of this Bar Council of Delhi, Sri Sanjeev Nishaar ji, मेरे छोटे भाई और इस बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन श्री राकेश सहरावत जी और राजेश मिश्रा जी, ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ दिस काउंसिल। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि राजेश जी ने बहुत जोश के साथ पूरी ताकत झोंक कर जो लोग सो रहे थे कम से कम उनको जगाने की कोशिश की है। काफी लोग सो गए थे, मैंने देखा भी पीछे। मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से अपने चारों स्पीकरों का और हमारे चेयरमैन साहब जो आपके सामने अपनी बातें कहकर गए थे उनके लिए भी तब जोरदार तालियों से इन सबका स्वागत करें। ये ताली ये नहीं है, ये गलत बात है। जोरदार ताली बोला मैंने। सभी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, दुनिया में सबसे बुरी बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि सबसे बुरी बात है अपनी स्वयं की बड़ाई करना, अपने लिए कुछ कहना। बोले क्यों? यदि आप स्वयं अपनी बड़ाई करते हैं तो इसका मतलब आप अपना जो आपने हासिल किया है उसका नष्ट नुकसान स्वयं करते हैं। सामने वाला आपकी बड़ाई करे, लेकिन बड़ाई करना और सुनना, करने वाले ने तो कर दी, लेकिन सुनने वाले की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जितना जो जिम्मेदारी आज आपको दी जा रही है या जो जिम्मेदारी इन्होंने मेरे विषय में जितना कहा, बड़ा बनना बड़ी बात नहीं होती दोस्तों, बड़ा बनकर बड़ा रहना बड़ी बात होती है। आज आप वकील तो बनेंगे, वकील बनना बड़ी बात नहीं है। क्यों? कि आप लोगों में से किसी ने NLU से किया, किसी ने क्लैट के माध्यम से लॉ कॉलेज, बड़े बड़े लॉ कॉलेजेस से किया, अहमदाबाद, जोधपुर, कलकत्ता, बॉम्बे, किसी ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से किया, किसी ने अंबेडकर से किया और किसी ने कहीं से नहीं किया, वो केवल गए थे और एग्जाम दे के आए थे। तो वो लोग भी आप लोगों में बैठे हैं। जैसा अभी नस्यार साहब ने एक बात बहुत जोरदार कही कि जब तो तुम सारे लोग अलग अलग थे, लेकिन आज अपने लिए सोचिए जरा कि आप एक इंडिविजुअल एनरोलमेंट कराने आते कि सर मेरा एनरोलमेंट क्या हासिल कर सकते, कुछ हासिल नहीं। लेकिन आज हिंदुस्तान के कोने कोने से, हिंदुस्तान के कोने कोने की यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से आप लोग आए। अब कमी कहां रह गई हमारे और आपके बीच में? कमी यहां रह गई कि हमें कायदा से एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है। और उस इंटरव्यू में जो व्यक्ति पार करते हैं उनको एनरोल करना चाहिए, बाकी का एडजॉर्नमेंट कर देना चाहिए। लेकिन ऑनेस्टली बताना चाहते हैं कि इस महीने के अंदर ये 5वीं मीटिंग है। आज फिर भी कम से कम लोग आप चेयर पर हो, जितने ही लोग चेयर पर थे उतने ही चेयर से ऊपर थे। 5 मीटिंग करने का मतलब आप समझिए कि मोर देन 2500 एडवोकेट्स हैव बीन एनरोल्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, केवल इसलिए कि आपका एक दिन भी हम वेस्ट करना नहीं चाहते। इसलिए आप लोगों को हम हर चौथे दिन, 5वें दिन बुला के आपका एनरोलमेंट करते हैं। एक तरफ खुशी होती है कि हम इतने बच्चे को वकील बना रहे हैं। अभी जैसे फैजी साहब ने अपने अनुभव में कहा कि मेरी पोती पूछती है, हर बात ही कहते हैं इस बात को, भाई पूछती है तो आपके लिए तो पूछना ही नहीं चाहिए। अब तो तीसरी पीढ़ी में आएगी बच्ची, उसको क्या कमी है? ठीक बात कहिए, गलत बात कहिए, सही बात है ना? अब समस्या किनके लिए है? जो पहली बार आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये बात नहीं है, ये निकालना चाहता हूं, इसलिए मैंने भाई साहब की कही, यही प्रोफेशन एक ऐसा है
दुनिया में यदि फादर भी एडवोकेट है, दादा भी एडवोकेट है, चाचा भी एडवोकेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वकील खुद काबिल है तभी वो अच्छा वकील बनेगा। ये आप लोगों के अंदर आज विचार आना चाहिए। ये मत सोचिए जिसके फादर लॉयर है वो अच्छे वकील बने। केवल इतना फर्क पड़ेगा कि यदि आप अंडर मीडियम क्लास से तो आप बड़ी कार ना ला के छोटी कार से आएंगे। जो बड़े वकील का बेटा है वो हो सकता है बड़ी कार से आएगा। उसका क्लाइंट से और काम से कोई लेना देना नहीं है। वकील जब कोर्ट में खड़ा होता है, जज को कोई लेना देना नहीं होता, क्लाइंट को कोई मतलब नहीं होता है। यदि ऐसा ही होता तो अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन अमिताभ से बड़ा होता। यही वकालत है। इसलिए आज एक बात तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि जिसका फादर वकील है उसका बेटा वकील बड़ा बनेगा। ये बात आज बिल्कुल क्लियरिटी है। आप स्वयं आपकी मेहनत, राकेश जी ने आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें, ये निश्चित है कि राकेश जी के फादर इस पहला हिस्ट्री है हिंदुस्तान की कि जिनका फादर चेयरमैन रहा, उनका बेटा चेयरमैन रहा। लेकिन इस वजह से चेयरमैन नहीं बने कि वो फादर चेयरमैन थे, वो इसलिए चेयरमैन बने थे कि उनमें काबिलियत है, उनमें मेहनत है, उनमें परिश्रम है। जोरदार ताली से राकेश जी के लिए। मैं चाहूंगा कि तो एक तो ये बात क्लियर हुई आप लोगों को नहीं हुई कि फादर एडवोकेट होने से कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। सबने बताया, मैं कभी बताता नहीं लेकिन आज कहना चाहता हूं। मेरे पास भी दो बेटे हैं, दोनों यहीं से पढ़े, दिल्ली से, लंदन से LLM कराया मैंने उनको प्रोफेशन में। आप मानोगे नहीं, ईमानदारी से डेली कम से कम 20 बार 20 गालियां डेली एक के हिस्से में आती हैं और 15 से 25 गालियां एक के हिस्से में आती हैं। एक ही फॉर्मूला है कि मुझे नहीं पता, क्लाइंट मुझे शिकायत करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि आज भी हम कोर्ट भी कर रहे हैं, सोशल काम भी कर रहे हैं, बार काउंसिल का काम भी कर रहे हैं, राजनीति का काम भी करते हैं, पर्सनल लाइफ भी देखते हैं। और आज की जनरेशन केवल एक ही काम करती है, कौन सी मार्केट में कौन सा बढ़िया रेस्टोरेंट है। पापा गाड़ी बड़ी कब लाओगे? मेरा पिता कहता है मुझसे कि पापा अब तो आपको ना ऐश करना चाहिए। मैंने कहा ऐश की परिभाषा कि बोले बार काउंसिल के मेंबरों के पास बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज है, आप मर्सिडीज लीजिए नंबर 1। दूसरी बताओ, साउथ दिल्ली में बड़ी कोठी लीजिए। तीसरी बताओ, विदेश यात्रा करिए ज्यादा से ज्यादा। चौथी बताइए, मेन की मुझे ये बताइए किसके पैसे पे करूं? ये तो मेरा पैसा है। मैं गाड़ी लाऊंगा तो तुम चलाओगे, कोठी लूंगा तो बड़ी तुम रहोगे, तो मैं कहूं इसमें? तुम इस बात को तब कहना जब तुम कमा के कहोगे कि पापा गाड़ी खड़ी है, मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, ये गिफ्ट कर रहा हूं, इससे आप ऐश करिए। समझ में आई बात? तो दोस्तों ये भूल जाइए कि आपके फादर क्या है, आपका परिवार क्या है। जब खुद कमाओगे और जिस कमाने से जो एंजॉय आएगा ना, राकेश जी रोज कहते हैं गोस्वामी जी पैसा कमाना बताएंगे, पैसा कमाना बताएंगे। बिल्कुल बताऊंगा कि आज यहां से जाने के बाद ही पैसा कमाइए, लेकिन अपना कमाइए। जिस पैसे से आप कमाओगे ना, और एक बात निश्चित बता दूं, सारे सीनियर जिंदगी भर जिंदे नहीं रहेंगे, ये भी हलेंगे धीरे धीरे, सब लेंगे। तो उस पैसे को कौन कमाएगा? जो आप लोगों में से मेहनत करेगा। सचिन तेंदुलकर जब दुनिया सोती थी तो तब वो क्रिकेट खेलता था। अच्छा वकील बनने के लिए, बड़ा वकील बनने के लिए कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है दोस्तों। पूछिए क्यों? कि आप लोगों ने कोई पढ़ाई नहीं की? ये फॉर्मेलिटीज है, इसको हम बाहर कहते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं। वकील से सस्ती एजुकेशन किसी की नहीं है दुनिया में, सॉरी, लेकिन वकील से पैसा कमाना, वकील से कठिन काम किसी का नहीं है। दूसरे की जेब से पैसे को हिलाना, फिर निकलवाना, अपनी जेब में लाना, फिर उसको डाइजेस्ट करना। आप लोग जाते हुए इंटर्नशिप किए ना आपने, हाईकोर्ट में देखिए कि सीनियर वकील जो बहुत होते हैं 2-2 घंटा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं। वो इसलिए नहीं बोलते कि रिलीफ मिलेगी, वो इसलिए बोलते हैं कि जो 5 लाख रुपए लिए उनको डाइजेस्ट करना है। समझ में आई बात? नहीं आई? जिसमें रिलीफ मिलती है उसमें 2 मिनट की बहस है। आज मैं साकेत में था गार्जियनशिप कस्टडी के केस में,
जज साहब बोले कितना समय लगेगा गोस्वामी जी? मैंने 2 मिनट। बोले क्या? मैंने कि एक बच्चा है, वो दोनों माँ बाप का है, वेलफेयर है चाइल्ड का, जितनी मदर का राइट है उतने फादर का राइट है, मेंटेनेंस मैं दे रहा हूं, बच्चा ये वेजिटेशन मुझे दे दे, इतनी सी कथा है। अब मुझे क्लाइंट पीछे खड़ा और पैसा डाइजेस्ट करना है तो आई विल आस्क मोर देन 1 आवर। ये कब आएगी बात समझ में? जब आप रियल में मेहनत करोगे, उस चीज का निचोड़ निकालोगे। क्या निकालोगे? निचोड़, कि हमें इस पे इतनी सी बहस करनी है और हमें रिलीफ लेनी है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं ये भूल जाइए कि सीनियर क्या कर रहा है। आप सीनियर अपने सीनियर के लिए आप सीनियर हो। बोली जी कैसे? एक तो तुमको ये फायदा हो गया, मुबारकबाद देना चाहता हूं, अपने लिए ताली बजाना, मेरे लिए नहीं, कि आज के सीनियरों को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, केस देखना नहीं आता, आप निकाल के दीजिए। रियलिटी है, हम जब कंप्यूटर पे बैठते हैं अपना प्रोग्रामों पे, तो एक जूनियर को चुपचाप बैठाए रखते हैं, जरा तब तक कब पता लगे हम साइलेंट कर रहे हैं वो खुल गया, हम वीडियो बंद कर रहे हैं वो वीडियो दूसरी जगह से खुल गया। तो ये फायदा किसको हुआ? नई जनरेशन को। ये ताकत पैदा करिए अपने अंदर कि हम सीनियर को सम्मान दीजिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब नारी की पूजा होती है ईश्वर निवास करता है। लेकिन सम्मान की बात आती है, जहां सम्मान की बात आती है कि आप सम्मान करोगे तो आयु विद्या यशो बलम, 4 चीज आपकी ताकत बढ़ जाती है। यदि किसी का आप सम्मान करते हैं तो 4 चीज बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। यही एक आपकी विद्या ऐसी है, यही काबिलियत ऐसी है। यदि आप कंप्यूटर पे कमांड रखते हैं तो इसको ना चोर चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना राजा ले जा सकता है। जो चीज तुम्हारी है, कम से कम इस युग के लोगों की जो चीज एक्स्ट्रा है हम लोगों से, हम लोग पहले किताब निकालते थे, जजमेंट देखते थे, फिर जजमेंट साइड करते थे। आप लोगों के हाथों में मोबाइल होता है, 1 सेकंड में गए टिप्स खोला, जैसा भी लीजिए जजमेंट। कितना डिफरेंस ये सीनियर के पास नहीं है। इस कमजोरी को, सीनियरी को पकड़िए और सीनियर से इतना मीठा बोलिए कि सर मैं जजमेंट निकाल दूं। ऐसा कर दो सीनियर को कि वो बिल्कुल आलसी हो जाए, वो ये कहने लग जाए कि आप ही करिए। ये कब करेंगे आप? जब मेहनत। मैं उन निचोड़ों पे आज जा रहा हूं। आज मैंने बिल्कुल अपना टर्म बदला है, जिस निचोड़ से कि आप सीनियर के साथ, कैसा भी सीनियर है, 10 फाइल है तो तुम्हारा तो सीनियर हो गया ना। वो सीनियर आया, उससे पहले चेंबर में पहुंचिए, उसकी फाइल तैयार करिए। सर मैं बहस कर लूं, धीरे धीरे, पहले तैयार नहीं होगा वो, धीरे धीरे धीरे। और जैसे आप रिलीफ लाने लगोगे, केवल एक ही काम मत करना कि सर मैं क्लाइंट से पैसा ले लूं डायरेक्ट, फिर तो भगा देगा आपको। मैं आपको आज से, आप अंदाज से बताइए कि सबने एनरोलमेंट बताया, मेरा एनरोलमेंट कब का है? कौन से सन का एनरोलमेंट होगा बताइए? 75? 75 कितना होगा? 98? और बताओ कोई है? 88 तो 22 में था। 95 मैं बार काउंसिल में 19 मार्च 1987 को था, और तब से लेके आज तक सांस नहीं ली। मैंने जब एक सीनियर को ज्वाइन किया, आई केम फ्रॉम मथुरा, बिना पैसे के 45 रुपए मेरे पास थे, एंड आई केम डायरेक्टली विदाउट इन्फॉर्मिंग द पेरेंट्स। तो मैं कोर्ट में गया तो श्री वी एन चतुर्वेदी साहब जो हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर हुए, उनकी अदालत में पहुंचा तो उस समय ओपीएम एक्ट था, एनडीपीएस बाद में आया था, और आर्म्स एक्ट के केस बहुत होते। तो मुझसे उन्होंने, सीनियर अपनी कोठी बना रहे थे, तो मुझसे बोले मिस्टर गोस्वामी आप मेरी इनमें डेट ले आना। मैं गया बेल की एप्लीकेशन से, मैं सर वो इसमें डेट दे दो। सीनियर बोले कौन है तुम्हारा सीनियर? मैंने नाम लिया अपने सीनियर का। बोले वो कब का सीनियर हो गया? मैंने क्या मतलब सर, वो तो खुद ही जूनियर है और मेरे यहाँ एमएचएस पूरी करते हैं। आप फाइल को पढ़ो पीछे जाके और आधा घंटे बाद बहस करो। फाइल पढ़ी, डिबेटर हम शुरू से थे, सोशल लाइफ में रहे, राजनीति में, तो इस चीज की समस्या नहीं थी कोई भी। हमने आर्गू किया, कोर्ट ने 5000 रुपए की बेल बोन पर जमानत दी। मैंने तुरंत क्लाइंट को पकड़ा, फीस ला। उसने 15,000 रुपए निकाल के, उस जमाने में 15,000 मैंने जेब में। आज मैंने ऐसे समझ लो कि
30,000 में 330 नीचे कमरा था, मैं वहां से और अपने चैम्बर आने तक मुझे मैक्सिमम 2.5 मिनट लगे होंगे। पूरा करंट की आग तो काम हो। आए हमारे सीनियर, मैंने पैरों पे हाथ लगाया, नहीं सर वो बोले कौन सी डेट लगी मिस्टर गोस्वामी? मैंने जी डेट नहीं सर, उसमें बेल करा रहा है। बोले पार्टी भाग गई? मैंने नहीं सर, पैसे भी ले आया। बोले पैसे कहाँ है? मैंने पैसे दिए। तो चलते समय शाम को जेब में से मोटरसाइकिल पे बैठे निकाला पर्स और 10 रुपए का नोट। बोले रख तेरे, तू खर्चा तेरा कुछ है नहीं, शादी नहीं ब्याह नहीं, तुझे ऐसे ही रहना होता है, तू ले जा। मैं सर पेट्रोल डलवा लेना, मुझे रहने ही दो 10 रुपए। आपको काम आएंगे। ऐसा काम मैं लगातार करता रहा। 1, 1.5, 2, 3, 4 महीने में उसकी कोठी 5-6 महीने में बच पाई। जैसे वो ऑफिस में आए तो लोग जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो कहने लगे, वो तो मुझसे प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने जैसे मजाक में बात करते बोले कि मिस्टर धर्मपाल, बोली हाँ एक गोस्वामी तेरा काम निपटा देगा, ऐसा करो इसे तुम निकाल दो। मैंने कहा सर आप तो मेरे हमदर्द हो, सब लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले जी इसने तो सारी फाइलें साफ कर दी, सब में बेल हो गई, सब में केस शुरू कर दिए। और उन्होंने कहा गोस्वामी जी सॉरी, मैं अब आपको अपने साथ नहीं। मेरे आंखों में आंसू आए। मैंने कहा नहीं सर ठीक है कोई बात नहीं, कोई जानता नहीं था दिल्ली में। और वो केवल मात्र में 4 महीने 10 दिन उनके साथ रहा। मैंने कहा अब मैं सीनियर के पास नहीं जाऊंगा, अब मैं उसके पास जाऊंगा जिसके पास दुनिया जाती है, उसी से मांगूंगा। और वो दिन क्या आज का दिन, और वो रिकॉर्ड बनाया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। और लास्ट तक आज तुम समझो, ये लोग मेरे साथ ये गिनीज बुक कह लो या काम कह लो या मैट्रिमोनियल कह लो, इतना काम किया कि आज तक भी मुझको ये नहीं पता कि कभी दिन में मैं 1 घंटे भी सोया हूँ पूरी लाइफ के अंदर। आज तक कंटिन्यूस काम करता। और उतना ही काम बार काउंसिल में 2003 में पहला चुनाव लड़ा मैंने। और आज तक एनरोलमेंट कमेटी 2003 से लेकर लगभग 75,000 एडवोकेट हम लोगों के हाथों से हुए हैं। हमें गर्व होता है कि आप लोग एडवोकेट जो जज बनते हैं, सॉलिसिटर बनते हैं, उसको हमने एनरोलमेंट किया। नसियार साहब ने आधी बात बताई, हमने दोनों ने राजनीति साथ शुरू की। और आज आप क्या हैं? आपने सुना नहीं था कि किस सरकार ने दिया आपको 5,000 रुपए? सुना था? किस सरकार ने? आप उस सरकार के लीगल सेल के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, इसलिए ताली बजाओ उनके लिए। दोस्तों ये सब अनुभव आप लोगों को लगा होगा हम क्यों शेयर करते हैं। जीवन में ये दोबारा दिन नहीं आएगा। बर्थडे हर साल आएगा और मैं कभी भी जन्मदिन पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि जन्मदिन के बाद हमारी एक दिन हमारा कम होता जा रहा है। बड़े खुश होते हैं लोग, कितने के हो गए? 5 साल पीछे का डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, लेकिन जब डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं तो अपनी उम्र की जिसकी 40 है वो 35 बताता है, जिसकी 35 है वो 29 बताता है। फायदा क्या है जन्मदिन मनाने का? आज से तय कर लीजिए, जन्मदिन तो आया और लास्ट तक चला जाएगा। ये वो जन्मदिन है जिससे आपका जीवन बदलेगा, आपका कैरियर बदलेगा, आपके घर में मर्सिडीज कार आएंगी और आपकी शौहरत बढ़ेगी। यही एनरोलमेंट होगा जो आपको जीवन भर सक्सेसफुल देगा। ये आपका एनरोलमेंट, ये आपका बर्थडे है। और जिस समय आप गाड़ी से जा रहे होंगे और पुलिस वाला कहेगा कहाँ जा रहे हो? रेड लाइट पार किया है। बोले सर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एनरोल्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ताकतवर हुआ आपका एनरोलमेंट, आज नहीं हुआ। और तीसरी बात राजनीति की बताना चाहता हूं। बड़े बड़े राजनीतिक लोग, आप लोग चुनाव देख रहे हैं, रोज हो रहे हैं, आप लोग ये क्यों नहीं पूछते कि आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ते? वो जो चुनाव लड़ते हैं, अंडर मीडियम क्लास का भी लड़ते हैं, अनएजुकेटेड का भी लड़ते हैं, लेडीज भी वोट डालती है, पढ़े लिखे भी वोट डालते हैं, उनकी राजनीति करते हैं, फिर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। अभी हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, हम गर्व इस बात का करते हैं कि हम उनकी राजनीति करते हैं जो दुनिया की राजनीति करते हैं, जो काला कोट पहनते हैं। हम उनकी राजनीति करते हैं जो विद्वान लोग हैं। हम उनकी राजनीति करते हैं जो देश को बदलने की ताकत रखते हैं। उन वकीलों की राजनीति करते हैं। इस बात का हम करते हैं। आज से आप लोग ही तो चुनते हैं। हम कैसे चुन गए 3-3 बार? कैसे राकेश जी 3 बार चुन गए?
कैसे नसियार साहब वहां पर 3-3, 4-4 बार चुनाव, 5-5, 6-6 चुनाव जीत के कैसे फैजी साहब कंटिन्यूस जीतते चले आ रहे हैं? इसलिए जीतते आ रहे हैं कि हम ईमानदारी से आप लोगों का पैसा सुरक्षित रखते हैं, ईमानदारी से आपका वेलफेयर करते हैं, ईमानदारी से आपका एक दिन भी खराब होता है, आप मानोगे नहीं, यदि किसी लॉयर का टेलीफोन हमें आता है, सर मेरा आई कार्ड नहीं मिला, आप बार काउंसिल से बोल रहे हैं, भूल जाते हैं यहाँ से जाने के बाद कौन एनरोलमेंट में थे, कौन ने हमारा एनरोलमेंट किया। वो एक सादा ही समझते हैं कि आपने हमारा आई कार्ड नहीं आया। हम ये नहीं कहते कि नहीं फोन रख दीजिए, तो कोई बात नहीं बच्चा, अपना नाम दे दीजिए, अभी हम फोन करके आपको बताएंगे, चाहे हम कितने भी बिजी शेड्यूल के अंदर होते हैं। ऐसे सोशल लाइफ में रहना या पब्लिक डीलिंग करना या राजनीति में रहना, ये स्टेचुरी बॉडी है, ये कोई एसोसिएशन से नहीं है, एक्ट है इसका। यदि हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो हम जिम्मेदारी भी महसूस करते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी, जब हम लोग नहीं होंगे तो याद करेंगे कि हमारा एनरोलमेंट, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है वकील कि 95 तक जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, जिंदगी रहेंगे, तब तक एनरोलमेंट आपके साथ रहेगा। आईएएस और आईपीएस, आईएएस और रिटायर होने के बाद खत्म हो जाता है, होता है नहीं होता बताइए आप लोग। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस में नहीं, तब भी आपके सामने क्या लिखा जाएगा? एडवोकेट के सामने क्या लिखोगे नेम प्लेट पर? स्वर्ण अक्षरों में एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा? अड़ोसी पड़ोसी गाड़ी लगाना बंद कर देंगे, घर रिश्तेदार तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देंगे, जो माँ बाप से बात नहीं करते थे उनसे कहेंगे उनकी बेटी एडवोकेट बन गई, पता है आपको? तो पैसा भी आप लोगों को, क्योंकि मैं राकेश जी की बात को टाल नहीं सकता सर, इन्होंने कहा ना पैसा, ज्ञान की बात तो आपने बहुत सुनी। पैसा आज से ही शाम को जाते ही कोई भी क्लाइंट मिले, क्लाइंट कौन? पड़ोसी, डबल पैसा लेना है पड़ोसी, रिश्तेदारों से 3 गुना पैसे, चाहे लिफाफा दे दो। यदि तुम्हारे वो रिश्ते में कोई बड़ी रिश्ते में लगते हैं, कोई जीजाजी लगते हैं, ये मत सोचो मैं फ्री करूंगी, नो नो, पूरा काम करो, लिफाफा चाहे 21,000 को वापस कर दो 51,000 लेके, लेकिन रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, और जो तुम्हारे परम मित्र हैं, जो आईटी सेक्टर में गए हैं, जो कहीं और गए हैं, पैसा जरूर लेना है। यदि आप पैसा नहीं लोगे तो इसका मतलब अपनी जो आपकी जो कोर्ट है, इसकी आप बेइज्जती कर रहे हैं। जितना जानकार होगा उससे ज्यादा पैसा लीजिए, क्यों? वो तुमको तंग बहुत ज्यादा करेगा। एक मुझे बात बहुत अच्छी याद आती है कि ट्रेन में जा रहे थे 5-7 लोग, पहले ट्रेन में बड़ा आनंद लेते थे, सब लोग पूरी सब्जी बना के ले जाते थे, बैठ गए, तो एक परिवार बैठा हुआ था पूरा, तो बोले भाई साहब आप क्या करते हैं? वकील की आदत क्या है, वकील को कोई ना भी पूछे, यदि आज से देखना तो खुद ही कह देगा वकील में, तो उसे पता है कोई काम कहाँ मिल जाए। तो 5-4 भाई थे, 2 भाई साथ जा रहे थे, उनकी बीवी बच्चे साथ थे, बोले वकील साहब पूरी खाए, पूरी सब्जी लीजिए, बोले नहीं आपका क्या काम है? तो उन्होंने कहा वकील साहब जब चल ही रहे, 36 घंटे का रास्ता है, हैदराबाद जाना है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर ले। वकील साहब बोले बिल्कुल करो, बोले हमारा फैमिली डिस्प्यूट है, बोले फिर 2 मिनट रुको। उसने पेन निकाला, सफेद कागज निकाला, हाँ बताओ जी कौन भाई थे, कितने भाई हैं, पिताजी कितने थे, क्या? उसने पूरी कहानी लिखी, फैमिली सेटलमेंट का मामला था, किसके हिस्से में कौन सी प्रॉपर्टी जाएगी, कौन सी लीगल हेयर है, कौन सी क्या है। उस वकील साहब ने ऐसे जैसे 36 घंटे काटने भी थे वकील को, बोलने की कोई और जगह थी नहीं ट्रेन में, अपना 3-4 घंटे दमादम अपना काम करते रहे पूरा। कोई बात नहीं, वो अपने ट्रेन से उतर गए, गले मिले, वकील साहब आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। महीने 1.5 महीने के बाद उन दोनों भाइयों के नाम नोटिस आ गया। उनके तो नोटिस वकील साहब का ये जो हमारे साथ गए थे, कार्ड दे गए थे कि भाई मैं आपके साथ ट्रेन में 11:25 पे बैठा था और आपने अपने फैमिली सेटलमेंट का डिस्कशन मेरे किया था और मैंने आपको सलाह दी थी, जिसकी लगभग 4 घंटे की मेरी फीस 80,000 के करीब बनती है। चूंकि आप हमारे दोस्त थे, संग रहे, तो मैं करीब 55,000 रुपए आपसे ले लूंगा, कृपया दें, अन्यथा क्यों ना आपके खिलाफ में एक सिविल सूट रिकवरी का दावा डालूं। वो गया जी, वकील साहब से राजीनामा करा, 25,000 रुपए वकील साहब ने ले लिया राजीनामा। मतलब इसका निकलता है वकील अपनी चीज, पैसे आप किसी के ऊपर कितना भी खर्च कर दीजिए, लेकिन प्रोफेशन के साथ आपको समझौता। क्लाइंट शाम को भी आता है, तुम्हारी मम्मी ने रिकमेंड किया है, फादर ने रिकमेंड किया है, मीठा मीठा बोलो सबसे, लेकिन पैसे के साथ कोई समझौता नहीं। बात समझ आई कि नहीं आई भाई? सारे लोग बता दो, अच्छी लगी है नहीं लगी है?
नहीं लगी अच्छी तो बिल्कुल मत लेना फीस, ईमानदारी से फ्री में काम करना। और कभी अपने आप को अनएम्प्लॉयड मत समझना। घर में फंक्शन है, शादी है, कार्यक्रम है, बिना कहीं अपने घर से निकल जाओ तो 2 घंटे के लिए, बोले कहाँ गए थे, मुझे काम था, कोर्ट में मैं गया था, तो घर वालों के निगाह में रेपुटेशन होगी, फिर समाज के निगाह में रेपुटेशन होगी, तब आपको वो रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज तुमको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, जैसा आप सब लोगों ने कहा, मैं केवल लास्ट आपसे एक ही बात पूछूंगा, ये सारी बातें हम लोगों ने करी तो आप लोगों की समझ में आई या नहीं आई? वकील बनना है या अच्छा वकील बनना है? क्या बहुत अच्छा वकील बनना है? किसके लिए बनोगे? परिवार के लिए, अपने लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। आज जाके शाम को अपने माँ बाप का प्यार लीजिए, सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, कहीं पे हो, फोन पर लीजिए, कहीं भी रहे आप वहां दीजिए आप आशीर्वाद जाके। और आज जाने के बाद ईश्वर से अपने से थैंक्स करिए कि आज हमको वो ताकत मिली है। आज आपको क्या महसूस हो रहा है? मजाक समझते हैं आप? You will be better than member of parliament, better than legislative assembly, better than councillor, because आपके हाथ में कल किसका केस आएगा गॉड नोज। आप में से कौन सॉलिसिटर बनेगा गॉड नोज, आप में से कोई जज बनेगा गॉड नोज, आप में से चीफ जस्टिस इंडिया भी बनेगा गॉड नोज। इसलिए आज उस जगह पे जा रहे हो और इतना बड़ा परिवार हमने आज सबको इकट्ठा कर दिया। एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करोगे कि 25 जुलाई 2024 को हम इकट्ठे एनरोल हुए थे। अब इस सब के बदले मैं सबकी तरफ से, श्री ओपी फैजी साहब की तरफ से, श्री संजीव नस्यार जी की तरफ से, राकेश सहरावत जी की तरफ से, और मेरे छोटे भाई राजेश मिश्रा जी की तरफ से, और माई सेल्फ आर.एस. गोस्वामी की तरफ से एक आपसे मांग लूं, आप लोग देंगे गुरु दक्षिणा के रूप में? नहीं देंगे? बताइए आप लोग, बताइए भाई, पीछे वाले लोग देंगे नहीं देंगे? ये आवाज नहीं आई? यदि नहीं देंगे तो एनरोलमेंट सस्पेंडेड, नेक्स्ट डेट 15 अगस्त। जोर से बताइए आप लोग, देंगे? कौन लाया मिठाई का डिब्बा? एक भी आदमी नहीं लाया। क्यों? तुमको विश्वास ही नहीं था एनरोलमेंट होना। हम केवल आपसे ही चाहते हैं, देखिए आप लोगों के लिए मैं अपनी कमेटी को भी, अपने साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग आते हैं, आपके लिए कोशिश करते हैं कि रिफ्रेशमेंट हो, वो आपको समोसा मिला होगा, बताते हैं बहुत टेस्टी था आज का। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम जो ऐतिहासिक किया है हमने, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता, और आपको ये प्राउड होना चाहिए कि बार काउंसिल दिल्ली से एनरोल हो रहे हैं। क्या एक झारखंड का एनरोल्ड एडवोकेट कहेगा मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ? क्या बंगाल में एनरोल्ड होने वाला कहेगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ? लेकिन आप क्या कहोगे कि आई एम एनरोल्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। प्राउड मूवमेंट है, यू आर गोइंग टू बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट, एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर। ये प्राउड आपका है, आपके लिए। हम आपसे केवल एक चीज मांगते हैं कि एनरोलमेंट के बाद एक तो सबसे पहले आपको लास्ट में लड्डू का प्रसाद भी मिलेगा, मीठा मुंह करके जाइए। दूसरा, आप लोगों को बैंड यही दिए जाएंगे जो हम बाद में जाके चेंबरों में जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। तीसरा, यही आपकी फोटोग्राफी होगी जो पूरे नेशन के अंदर, हिंदुस्तान में आपके फोटो जाएंगे, जिसको चाहिए वो लेंगे। ये काम भी हम केवल बार काउंसिल के मेरे साथी कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से लोगों का स्वागत करें। केवल एक चीज इसकी डिमांड करता हूं मैं आपको, अपनी तरफ से, पूरी बार काउंसिल की तरफ से, जहां भी हम लोग जीवन में मिले, कोर्ट के अंदर मिले, कोर्ट से बाहर मिले, किसी फंक्शन में मिले, एक परिवार के सदस्य के नाते से हम आपको यदि नमस्ते करें, आप तो करेंगे नहीं तो आप तो बड़े आदमी हो जाएंगे, लेकिन हम करें तो कम से कम उस नमस्ते को ले जरूर लेना। दूसरा, कल ईश्वर की कृपा से चुनाव भी होने, हम कहे जी हम बोल रहे, बोले कौन नस्यार? बोले वो ही नस्यार, वो ही सहरावत, वो ही आर.एस. गोस्वामी, वो ही मिश्रा। ये चीज ना करना कम से कम, ऐसे एहसान फरामोशी मत करना हमारे साथ। इन सभी शब्दों के साथ अभी आप लोगों को बैंड दे रहे हैं, उसके बाद फोटोग्राफी होगी। आप लोगों को मेरी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से और पूरी बार काउंसिल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी मदद करे और बहुत अच्छे बड़े वकील बने। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अभी श्री गोस्वामी जी ने फीस के बारे में बताया ना आपको, आपने एक बार पीसीओ सुना, बड़ी पीसीओ, सिक्का डालोगे तो हेलो होगी, तो वकील तो पीसीओ है, अगर सिक्का डालोगे तो हेलो होगी, काम होगा, वरना घर बैठो अपने। थैंक यू फैजी साहब, थैंक यू गोस्वामी सर। एक 2-3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेक नोट ऑफ दैट।
फर्स्ट ऑफ ऑल आज जैसे कि आप सबको गोस्वामी सर हमारी एंटायर जो कमेटी एनरोलमेंट कमेटी दे हैव डिसाइडेड कि विदाउट इंटरव्यू यू ऑल शुड बी एनरोल्ड टुडे. So soon you may have your band and thereafter we will have band ceremony. Before that you must note one thing. After 2 days you all will get your enrollment number on the WhatsApp and one intimation letter, right? On the basis of that intimation letter you have to apply AIB examination. So make sure कि WhatsApp सारे 2 दिन बाद अपना चेक कर लें. मैसेज में आपको आपका एनरोलमेंट नंबर और यू विल गेट वन इंटीमेशन लेटर. उस इंटीमेशन लेटर के अंदर आपको डेट लिखा होगा कि व्हेन यू विल कलेक्ट योर आईडी कार्ड एंड प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट. नेशनल एंथम होगा, प्लीज पहने इनको. यही तो मिल रहा है आपको. ये सारे बैंड सेरेमनी आपको बैंड पहनना है. आपका बैंड सेरेमनी होगा इसके बाद सब बैंड पहने. यही तो रिवॉल्वर का लाइसेंस दे रहे हैं आपको, वो लेनी है. ठीक है ना, समझ गए ना कि आपको व्हाट्सएप पे एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, उसमें एक लेटर आएगा, उसके आपको डेट लिखा होगा तब आपको अपना आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है. उसके बाद जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको करना है, आपको इमीडिएटली किसी न किसी बार एसोसिएशन की मेंबरशिप लेनी है. दिल्ली के अंदर 9 या 10 हाईकोर्ट एसोसिएशन है. हाईकोर्ट बार, तीसरी यानी बार, रोहिणी बार, सुप्रीम कोर्ट बार. आप जहां भी नियर बाय रहते हैं उस बार का मेंबरशिप जरूर ले लें, क्योंकि इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू टू बिकम अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन विद इन 6 मंथ. सो मेक श्योर जैसे ही आपका प्रोविजनल और सर्टिफिकेट आ जाता है, आईडी कार्ड आ जाता है, आप इमीडिएटली मेंबरशिप ले लें. ठीक है, अब सब अपना अपना बैंड लगा लेंगे. राष्ट्रीय गान होगा, राष्ट्रीय गान के बाद की फोटोग्राफी होगी. बैंड सेरेमनी आप लोग पेड़ लगा के बहुत सुंदर लग रहे हैं. ध्यान कोई चीज देख. आज से आप लोगों को एक डेजिग्नेशन और मिलेगा. यू ऑल शुड फील हैप्पी फॉर वन मोर. राजन, ये राष्ट्रीय गान में हमेशा दिक्कत होती है, उसको देखना अभी. ठीक है, From today onwards, you will get one designation, which is the only designation you are getting in this profession only. What is the designation? You will be treated as an officer of a court from today onwards. So you all should feel happy. You are getting one designation today also. प्रैक्टिस आपके लिए जोरदार ताली बजाइए. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे. गाहे तब जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की जय. भारत माता की जय. एडवोकेट यूनिटी. अब आप पहले गर्ल्स आएंगी, यहाँ पे बैठेंगी ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए. गर्ल्स के बाद फिर बॉयज. आइए फर्स्ट बैच.